हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज ये पॉलिटी का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें बीपीएससी 3.2 को हम टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए हम पॉलिटी की सीरीज़ में ये हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें आज हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले होंगे वो संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल बोल देते हैं या फिर उसे हम उद्देशिका भी कह देते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। कुछ प्रस्तावना से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस हैं और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अलग भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर डीपीएसपी जिन्हें हम इंग्लिश में बोल देते हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई प्रस्तावना को। किसे संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई, प्रदान की गई है? तो उस किसको की गई? प्रस्तावना को, उसकी उद्देशिका को, या फिर जिसे हम प्रिएम्बल भी बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर, या फिर मूल कर्तव्य पर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्वों पर। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर। किस पर विशेष रूप से ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो इसको आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। किसके? आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो मूल संविधान में तो हमारा प्रस्तावना पर सबसे अधिक रूप से विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आ, एक सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर होगा, हम भारत के लोग। ठीक है, इसकी पूरी प्रस्तावना, जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है, जो हमारी प्रियम्बल स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, इन वर्णों से स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको हमारी जो प्रियम्बल है उसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसकी प्रस्तावना क्या है उसके बारे में हम अच्छे से समझ जाएंगे फिर। ठीक है, सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको हमारी जो प्रियम्बल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इंग्लिश पर देख सकते हैं, मतलब इंग्लिश में किस तरीके से हमारी प्रियम्बल लिखी हुई है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है? अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से, या फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में स्टार्ट होती है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, या फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, एक सेकेंड, यस, सोलमली resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and and to secure to all its citizens, ठीक है, justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, इसके बाद इसमें कहा गया है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution। ठीक है, ये होगी हमारी इंग्लिश में प्रस्तावना। ठीक है,
क्या है ये जो पूरी है, ये पूरी प्रियम्बल है हमारी इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में कुछ इस तरह से है। देखिए आप सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत का संविधान या उद्देशिका या फिर जिसे हम प्रस्तावना भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए हम भारत के लोग, सॉरी एक सेकेंड, यस, सॉरी सॉरी, देखिए हाँ, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, यस, ये देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी हिंदी में उद्देशिका है या फिर प्रस्तावना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उन क्वेश्चंस की तरफ ही। देखिए यहाँ आप सामने देख सकते हैं, हाँ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, देखिए ये, यस, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है भारत की प्रस्तावना? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसके विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, या फिर यह राज्यों का एक संघ है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। देखिए आप सभी को पता होगा, जब हमारा लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो क्या होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है, 6 ईयर का। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा के चुनाव का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक गणतंत्र दिवस है, मतलब हर किसी को चुनाव लड़ने की, चुनाव में वोट करने के अधिकार है, वोट करने का अधिकार है। ठीक है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत। ठीक है, इसलिए हम भारत को गणतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, यहाँ उसके बाद हम बात करें तो भारत है एक, ऑप्शन नंबर ए धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा जो भारत कंट्री है वो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलरिज्म कंट्री है। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मत कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जो भारत हमारी कंट्री है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता। ठीक है ना, मतलब कोई एक पर्टिकुलर धर्म यहाँ पर फॉलो नहीं होता, जो राज्य द्वारा कोई भी धर्म फॉलो नहीं किया जाता है। हर किसी व्यक्ति को आ, अपने हिसाब से, ठीक है, जिस धर्म में वो जाना चाहता है वो उसको मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, और वो किसी का भी, मतलब राज्य या फिर राष्ट्र बोल सकते हैं, हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म को वो प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी धर्म के व्यक्ति को कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की, उसे वो रक्षा की मांग कर सकता है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में जा करके या फिर हाई कोर्ट में जा करके। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलरिज्म कंट्री है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, या फिर ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राज्य सरकार जो होती है, यहाँ पर राज्य सरकार मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार का मतलब ही है कि एक देश की सरकार, मतलब हमारे भारत देश की जो सरकार है वो किसी भी धर्म को स्वीकार
नहीं करती, मतलब किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म को प्रमोट करेगी या फिर मुस्लिम धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है ना, मतलब करेगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता। कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग जो है हमारे देश में नहीं रहते, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। हर किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना धर्म अपनाने की आज़ादी है, ठीक है ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, ठीक है, बशर्ते वो संविधान के विरुद्ध ना हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन नंबर ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ही ये है कि किसी निश्चित धर्म का या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म का समर्थन ना करना, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही और सटीक आंसर होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वंशानुगत कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वंशानुगत को समझ लीजिए। वंशानुगत जो प्रणाली जहाँ पर फॉलो होती है, जैसे सपोज दैट एक राजा है, ठीक है, राजा के बाद जो राजा का बेटा होगा वो राजा बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो इसको कहते थे हम वंशानुगत। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ, लोग होते हैं जिनकी वंशावलियों के आधार पर उन्हें जो अधिकार किसी राजघराने में जन्म लेने के आधार पर उन्हें राजा बनने का मौका मिल जाता है वो राजा के बेटे को, तो इसी को वंशानुगत कहा जाता है, ठीक है ना। तो गणतंत्र होता है जहां पर ये व्यवस्था ना हो, वंशानुगत वाली व्यवस्था ना हो, जैसा कि राजशाही में होती है, राजतंत्र में होती है, ठीक है ना। तो ये वंशानुगत रूप से नहीं हो, उसे ही हम गणतंत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष या फिर लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। देखिए, वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। देखिए, जब हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, मतलब कि 1976 में, ठीक है। तो उस समय दो शब्द जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। और तीसरे वर्ड की बात करें तो वो था अखंडता, ठीक है ना। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। ये तीन शब्द आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए, मैंने आपको बताया है, उस अगर आप देखोगे तो एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेना गूगल से प्रस्तावना का, तो आपको अच्छे से वहाँ पर समझ आ जाएगी क्या-क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो सही आंसर होगा। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य जो शब्द हैं, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को इस तरीके से घोषित किया गया है वहाँ पर, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन नंबर बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है,
ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। जो मैंने अभी बताया था, वंशानुगत शासक मतलब कि जैसे कि एक राजा के द्वारा जो बेटा होता है, जो राजा का जो बेटा होता है उसको राज घराना मिल जाता है, मतलब कि उसको राजा बनने का ही मौका मिलता है। तो उसी तरीके को वंशानुगत प्रणाली कहा जाता है। और गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। गणतंत्र में क्या होता है, आ, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा अपना शासन चुना जाता है, अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है ना। और वो उन लोगों के आधार पर ही उन लोगों के लिए निर्णय लेता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। देखिए, लोक कल्याण नाम का जो शब्द है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी है, प्रभुत्व संपन्न शब्द भी है। ये तीनों शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोक कल्याण शब्द की, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन नंबर सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। देखिए, ये जो चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो ए वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ना जो राजा अध्यक्ष होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसका क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है, ठीक है ना। उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इस वजह से भारत को गणराज्य कहा जाए तो ये सही बात नहीं होगी, ठीक है ना। और वहीं पर बात करें हम ऑप्शन नंबर सी की, उसका अपना एक लिखित संविधान है, इस वजह से हम भारत को एक गणराज्य कहें, वो भी सही नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिनके पास अपना लिखित संविधान है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वो गणराज्य नहीं है, ठीक है ना। वहीं पर बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ये है, लेकिन इसी के वजह से हम गणराज्य नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए, सही क्रम की अगर हम बात करें तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। देखिए, अगर आप देखोगे ना प्रस्तावना को, तो वहाँ पर आपको जो शब्दों का जो क्रम है, ठीक है ना, जो जो शब्द उस प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए हैं उनका क्रम आप देखोगे तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो उन शब्दों को भी बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर किस कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए हैं और कौन कौन से शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, ठीक है। पहले एक शब्द आया लोक कल्याण, तो लोक कल्याण जैसा कोई भी शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी बहुदेववाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी धर्म को नहीं मानता हमारा भारत देश। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर किसी धर्म का पालन होता है, ठीक है ना। मतलब हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के धर्म की इज्जत करता है, ठीक है ना। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट हमारे देश में
सभी लोग हैं, सभी तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना, और बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। मतलब आ, अगर हिंदू कोई व्यक्ति है तो वो अपने धर्म के आधार पर, ठीक है ना, पूजा अर्चना कर सकता है, ठीक है, उसे अपना अधिकार है, उसे स्वतंत्रता है, ठीक है। उसी तरीके से अलग जो धर्म है, जैसे चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इन सभी लोगों को अपने अपने धर्म के आधार पर पूजा अर्चना करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। लेकिन बशर्ते वो संविधान के खिलाफ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी, यह 42वें संविधान संशोधन जो द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी, यह मूल प्रस्तावना में था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द था, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल सकता है आपको, क्या, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। आप इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या मिलेगा, सेक्युलर, ठीक है। तो इस ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में। तो इसका ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जो है 1 और 3 इसके सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय गणराज्य के प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो होगा सही और सटीक आंसर, क्योंकि संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्पर्धा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी, न्याय। ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक। देखिए मैंने आपको बताया है अभी कि 3 शब्दों को जोड़ा गया था, कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और क्या था तीसरा, एक सेकंड मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए अखंडता, कौन कौन से, एक ये देखिए, ये जो तीनों शब्द हैं ये भारतीय संविधान संशोधन 42वें, भारत का जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट है हमारा 6, ठीक है, छठा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, भाई संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया या फिर हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी क्रांति का, या फिर ऑप्शन नंबर सी वेल्शेविक क्रांति का, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन की क्रांति का। तो चीन की क्रांति का जो प्रभाव है वो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मूल, एक सेकेंड, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है ना। मूल संविधान के अनुसार जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत क्या क्या चीजें जुड़ गई। पहले क्या था? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस समय क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया था। किसके तहत? 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? किस में देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? देखिए मैंने आपको बताया 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है एकता और अखंडता। ठीक है। गुटनिरपेक्ष जैसा कोई भी शब्द नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 ही शब्दों को जोड़ा गया था। एक था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी और तीसरा था एकता या फिर अखंडता। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी, उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है। जो ऊपर वाले जो शब्द थे, मतलब कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता की अगर हम बात करें तो ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन 42वें 1976 में जो हुआ था उसके तहत जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को, लोकतांत्रिक गणराज्य आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आप अभी पहले एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है प्रस्तावना में। वो क्या था? लोक कल्याण। ठीक है ना। क्या था? लोक कल्याण। तो हमने इसको नहीं माना था। ठीक है ना। लोकतांत्रिक गणतंत्र में और लोक कल्याण में फर्क है, क्योंकि लोक कल्याण का जो शब्द है, लोक कल्याण जैसे कोई किसी भी शब्द का हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया है। जो प्रयोग किया गया है वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है ना। चलिए ये चीज समझ आ गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक राजतंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी आर्थिक लोकतंत्र, या फिर सी सामाजिक राजतंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रूपों में स्वीकारा गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? किस में निहित है? जनता के हाथों में निहित है। देखिए अभी एक पहले क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। किसके लिए बनाया गया? भारतीय जनता के लिए बनाया गया। ठीक है ना। तो संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया, जनता के लिए ही है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य में। तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में,
ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? किसमें किया गया? प्रस्तावना में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बढ़े आगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? देखिए, संविधान का स्रोत स्पष्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी शासन के ध्येयों का विवरण स्पष्ट नहीं होता, या फिर ऑप्शन नंबर सी संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। देखिए, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत या फिर अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि में डिफरेंस है। देखिए, हमारा जो संविधान को अंगीकृत किया गया था, पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था हमारा भारतीय संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो पूर्ण रूप से लागू हो गया था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना, तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। क्या है? भारत और इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है ना, क्या क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया, या फिर हम भारत के लोग। ठीक है ना, इंडिया और भारत दोनों ही शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है ना, ना हिंदुस्तान ना भारतवर्ष। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जो भारतीय संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया और भारत की जनता के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया है इसको? भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में ही निहित है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए, जो डेट अंगीकृत अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, या फिर अधिनियमित आ जाए, या फिर आत्मार्पित आ जाए, या फिर आत्मसमर्पित आ जाए, तो वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ का जो उल्लेख है, इसी डेट का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि को उल्लिखित नहीं किया गया है, मतलब उसको मेंशन नहीं किया गया है वहाँ पर। और वो जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान, वो कब लागू किया गया था? मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन पूर्ण रूप से कब बन करके तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों डेट में डिफरेंसेस है थोड़ा सा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए देखिए, ये चीज़ आ गया ना। अगला क्वेश्चन यही, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यही चीज़ दिखाई गई, कब बन करके तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत कब किया गया था? अगर ये शब्द आ जाए, अंगीकृत कब किया गया था, अधिनियमित कब किया गया था, या फिर आत्मार्पित कब किया गया था, या फिर आत्मसमर्पित कब किया गया था, तो उसकी जो डेट होगी वो 26 नवंबर 1949 ही होगी। ठीक है ना, चलिए
देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गई है अब अगला क्वेश्चन में कि किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की डेट एक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन लागू करने की डेट की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 जो है वो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? कब बन गया था? क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो तभी हमारा भारत जो देश था वो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो कब बन गया था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर ऑप्शन नंबर डी, संशोधन नहीं किया गया है। देखिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में से प्रस्तावना भी बोल देते हैं और उद्देशिका भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसमें संशोधन की, तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो भी कब किया गया है? 1976 में। और कौन सा संशोधन था वो था 42वां। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन कौन से, वो दोबारा रिपीट कर देता हूं। समाजवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। ठीक है ना, क्या? एकता और अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, ये 3 शब्द हो गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? एक ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, देखिए अब ये पूरी जो प्रस्तावना है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिख करके। ठीक है, जो लिखी हुई है ये सामने, हम भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए यहाँ पर जी ये जो डैश डैश दिया हुआ है ना, इसी चीज़ की इसमें पूछ रहा है कि कौन सी डेट यहाँ पर लिखी गई है। तो ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने वाली जो डेट थी वो थी 26 नवंबर 1949 के। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहाँ पर लिखना है 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी, विचार की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। देखिए हमारा तो भारत राज्य, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो वादा नहीं करती, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और धर्मनिरपेक्ष का कहने का मतलब ये है कि भारत देश का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। हर धर्म के मानने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, और उनको अधिकार है कि वो अपने हिसाब किताब से, अपने धर्म के हिसाब किताब से पूजा अर्चना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, बशर्ते वो संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए 3 ही शब्द सम्मिलित नहीं थे। एक तो था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष जिसे हम धर्म निरपेक्ष भी बोल देते हैं, और अखंडता और एकता भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 शब्द यूज नहीं किए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो 1, 2 और 3 ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो मैंने आपको बताया है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और एकता, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। एकता और अखंडता ये एक ही शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका मतलब कि प्रस्तावना में ही संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी, या फिर ऑप्शन नंबर दो, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर तीन, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फोर, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। देखिए, एक तो ये इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इसमें क्या है, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही हैं। अगर हम बात करें संशोधन की, तो संशोधन तो इसमें एक बार किया जा चुका है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1976 में हुआ था, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसी संदर्भ में, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद और गणतंत्र। देखिए, प्रजातंत्र कहलाता है क्योंकि लोकतंत्र, प्रजातंत्र मतलब कि लोकतंत्र, कहने का मतलब लोकतंत्र क्या अधिकार देता है कि सभी आ, लोकतंत्र कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा शासन, ठीक है ना। लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि लोगों के आधार पर देश का शासन चलाएगा, ठीक है ना। तो वो ही हो जाएगा ना कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति की एज 18, मतलब कि 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक है, तो उसको एक वोट डालने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी रूप का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक है ना, मतलब भारत में आने वाले, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जो वायदा करती है वो करती है प्रजातंत्र, मतलब कि लोकतंत्र, या फिर जिसे हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1976 में। ये बार बार रिपीट हुआ है, आपको अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे बात करें हम, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मैंने आपको बताया है अभी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया 1976 में। कौन से संशोधन में? भारतीय संविधान संशोधन 42वां, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में ही ये चीज़ की घोषणा की गई है, ठीक है। तो आज हो गए हमारे 54 क्वेश्चंस, जो बहुत ही अच्छे से आपने किए हैं। और प्रस्तावना से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान से रिलेटेड, वो आपको मैंने करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।